जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। जा रही योगी आदित्यनाथ की कुर्सी, दिल्ली में लग गई क्या मोहर। जाति जनगणना और अमित शाह आखिरकार पड़ ही गए भारी। लेकिन केशव प्रसाद नहीं, किसी दूसरे शख्स को मिलेगी सीएम की कुर्सी। यूपी से दिल्ली तक मचा भूचाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसा क्या गजब हो गया जब योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी एक तरफ जा रही है, दिल्ली में मोहर लगने की बातें हैं, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती हुई नहीं दिख रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जाति जनगणना का ऐलान करवा करके संघ ने और अमित शाह ने एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की राजनीति के चारों तरफ घेराबंदी कर दी है। क्या उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री जाति जनगणना के बाद में निष्क्रिय हो चुके हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अब ठाकुर ब्राह्मण नहीं, ओबीसी जमात से आने वाला बंदा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा? 2017 वाली स्थिति नहीं चल पाएगी। आखिर क्या है पूरा का पूरा माजरा? दोस्तों, मैंने जब सुना तो मैं तो हिल गया। और ये खबर जब मैं आप तक लेकर के आ रहा था, उससे पहले मैंने कई सोर्सों से इसके बारे में जानने की कोशिश की। कहीं से भी इसे खारिज नहीं किया गया। मतलब एक कहावत है कि अगर कहीं से धुआं उठ रहा है, इसका मतलब आग तो है कहीं ना कहीं, किसी न किसी शक्ल में। चाहे वो सिगरेट वहां जल रहा हो, चाहे आग वहां जल रही हो, या फिर भले ही किसी भी तरह की आग हो। दोस्तों, हाल में ही जब एक मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के मुखिया से यह सवाल किया गया, आपने देखा वो पूरा इंटरव्यू, क्या आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं या इसे आप खतरे के रूप में देखते हैं? हिंदुत्व के बैनर तले विभिन्न जातियों की हिंदू एकता की राजनीति करने वाले आदित्यनाथ ने ऐसा जवाब दिया कि वो जातीय जनगणना को एक विभाजनकारी विचार बता गए। अब दोस्तों, जातीय जनगणना होने जा रही है, यह और बात है इसके पीछे का खेल क्या है, मोदी और शाह उसमें खेल कौन सा करेंगे? क्या वाकई जातीय जनगणना हो जाएगी? क्या वाकई जातीय जनगणना उस हिसाब से हो जाएगी जिस हिसाब से होना चाहिए? क्या वाकई जातीय जनगणना में वैसी भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी? क्या सभी सेक्टर में हो जाएगा? दोस्तों, ऐलान क्या है? जातीय जनगणना तो महज एक्सरे है, उसके बाद असली कदम तो शुरू होंगे। हमने देखा कई सारे फैसले ऐसे जो योगी आदित्यनाथ जिन्हें हटाने की कोशिश दिल्ली में बैठ करके गृह मंत्री अमित शाह पर बीते 3-4 वर्षों से 5 वर्षों से चल रहा था, जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि योगी को हटाना चाहते, यहां तक कि अखिलेश यादव बार बार इसको लेकर के कटाक्ष कर चुके हैं। अब यह कहा जा रहा 2025 आते आते कि 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह कोई और मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसी स्थिति में जब जातीय जनगणना का फैसला हो चुका, ऐलान हो चुका, ऐसी स्थिति में जब संघ ने कमान संभाल ली, ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री के पद को भी ना योगी ना शाह को मिलने जा रहा है, ऐसी स्थिति में गृह मंत्री के पद पर रहते हुए अमित शाह ने कौन सी बाजी मारी कि उनको सफलता योगी के खिलाफ मिलती जा रही है? दोस्तों, आपको विस्तार से बताएंगे, मगर यह जानना जरूरी है आपके लिए कि जब उसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से यह सवाल किया गया कि साहब आप इसे कैसे मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू समाज के लिए विचारधारी विभाजनकारी विचार है, जिसे विपक्ष और विपक्षी दल हिंदुओं को बांटने के मकसद से आगे बढ़ा रहे हैं। और योगी ने यह भी कहा था, जब से मोदी जी के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाएं सबका साथ सबका विकास आगे बढ़ रही है, विभाजनकारी लोग जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भारत विशेष रूप से सनातन धर्म के अनुयायियों को इससे सावधान रहना चाहिए। अगर अब योगी अपने उसी बयान को खुद देखें तो खुद ही असहज होंगे, जिस पर तो बाकायदा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज कसते हुए सवाल पूछ लिया था कि इंटरव्यू का एक छोटा सा वीडियो भी क्लिप उन्होंने लगाया था। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने उसको चलवाया था, जहां उन्होंने इस बात को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की जातीय जनगणना की घोषणा ने योगी आदित्यनाथ को असहज स्थिति में डाल दिया। अब क्या कहेंगे? माननीय अब भी अपने कथन पर कायम है या बदलना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ के लिए अखिलेश ने कहा, नदी किनारे की चेतावनी, ध्यान रखें, रेत दरक रही है। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा।
दोस्तों, ये सच है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, वहीं आदित्यनाथ अब तक इस पर काफी संयमित प्रतिक्रिया दिए हुए हैं। नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाला महज एक ट्वीट छोड़ करके उन्होंने इस मुद्दे पर कोई अन्य टिप्पणी योगी आदित्यनाथ ने नहीं की। दूसरी ओर उनके डिप्टी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार मानते हैं खुद को, जातीय जनगणना को ओबीसी और दलितों को लुभाने के लिए गेम चेंजर के रूप में इसे जिस अंदाज में इसे प्रचारित कर रहे हैं, उसके बहुत सारे मायने इस वक्त निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अपने कट्टर सांप्रदायिक राजनीति और नारा बटेंगे तो कटेंगे के साथ में कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ पिछले साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हिंदू एकता की राजनीति का चेहरा बन गए थे। वैसे वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे विपक्षी दलों के विरोध में सीधे सीधे कई मौकों पर इसमें न सिर्फ असहमति जाहिर की थी, बल्कि उन लोगों के लिए ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि ये लोग हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। दोस्तों, आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि जातीय जनगणना हिंदुओं को बांटने, जातियों के बीच में झगड़ा करवाने की एक चाल है विपक्ष की, और इसका फायदा उठा करके मुसलमानों के लिए धर्म आधारित आरक्षण लागू करना चाहता विपक्ष। एक रैली में उन्होंने तब कहा था कि जातीय जनगणना एक षड्यंत्र है हिंदुओं को लूटने का, ताकि मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जा सके। यहां तक कि उन्होंने कहा था कि जो लोग हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। अब सोचिए दोस्तों, जिस जातीय जनगणना को लेकर के और जिस चीज को लेकर के वो कह रहे थे कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं और जो इसके माध्यम से हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, दरअसल उनमें दुर्योधन का, रावण का डीएनए है। अब सोचिए, एक ऐसा बयान जो कि योगी आदित्यनाथ ने दिया था, क्यों दिया था, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। और अब जो फैसला लिया जा रहा है, वो फैसला योगी आदित्यनाथ की राजनीति को कैसे नुकसान धराशायी करता है। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना के और उसको मुख्य जनगणना में शामिल करने की घोषणा के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो लिखा था दोस्तों एक्स पर, उन्होंने बधाई दी थी, अभूतपूर्व और स्वागत योग्य बताया था। उन्होंने लिखा था 140 करोड़ देशवासियों के व्यापक हित में ये वंचित, पिछड़े, उपेक्षित वर्गों को उनके उचित सम्मान और सरकारी योजनाओं में न्याय संगत भागीदारी दिलाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक आय और डेटा आधारित सुशासन को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके अलावा आमतौर पर अपनी पार्टी के बड़े फैसलों पर जल्दी वीडियो जारी करने वाले आदित्यनाथ इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे, कोई वीडियो उन्होंने जारी नहीं किया। मगर इसके विपरीत आप देखें, योगी के उलट उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ओबीसी के चेहरा अक्सर आदित्यनाथ से मतभेद रखते हैं। मौर्य मीडिया बाइट्स, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग वीडियो में जातीय जनगणना के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए जिस अंदाज में जश्न मनाया, बहुजन राजनीति के प्रतीक काशीराम की प्रसिद्ध पंक्ति उन्होंने दोहराया था कि जिनकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी। उसका सही इंतजाम पीएम मोदी ने कर दिया। ये दरअसल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस अंदाज में कहते रहे थे। मौर्य ने कहा कि पूरे दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग समाज ने जातीय जनगणना का दशकों से प्रतीक्षा किया। ये उन नेताओं के लिए एक सबक है जो जातीय जनगणना का राग तो अलाप रहे थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे को कंबल ओढ़ करके सो जाने जैसा बना दिया। ऐसी स्थिति में दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 मई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो चलाया जिसमें चुटकी लेते हुए पूछा था कि क्या माननीय अभी भी अपने उसी बयान पर कायम है कि जो जाति की बात करते हैं, जातीय जनगणना के, वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति हिंदू एकता पर आधारित है, जो जातीय पहचान को गौण मानती है। वो जातीय जनगणना को हिंदू समाज को बांटने की एक साजिश मानते रहे, खासकर विपक्ष द्वारा मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए उसे बताते रहे। इसीलिए जब केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की, तो उनके ये पहले के बयान और अब के बयान में टकराव देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जातीय जनगणना को आगे बढ़ाकर सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की बात कही, ऐलान किया। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जैसे नेता इसके प्रति उदासीन या आलोचनात्मक रहे। इससे बीजेपी के अंदर जाति आधारित और धर्म आधारित राजनीति के बीच
एक द्वंद्व साफ नजर आता है। मगर दोस्तों, अब तो मामला उलट गया। जाति जनगणना और शाह योगी की राजनीति पर भारी पड़ते हुए दिख रहे। कहा ऐसा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को ऐसा लगता है कि जाति जनगणना के ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बतौर मुख्यमंत्री प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, क्योंकि सबके जहन में 2017 उससे पहले की स्थिति है। क्योंकि ओबीसी का वोट आप देखें, ओबीसी और ईबीसी को अगर मिला दें और एनडीए के वोट को देखें तो 24 के लोकसभा चुनाव से पहले के अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को 65%, 70%, 75%, 14 और 19 और दूसरे चुनाव में मिला है। अब ऐसे में इस बीच में घटनाक्रम के जरिए केशव मौर्य को मौका मिला। वो केशव मौर्य जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, योगी से मतभेद रखते हैं, इस मुद्दे पर पूरी सक्रियता के साथ में सामने है। उनका रुख स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि बीजेपी के भीतर ओबीसी हिंदुत्व और खुलकर सामाजिक न्याय की मांग को समर्थन अब दे रहा है। उनका काशीराम को उद्धृत करना बीजेपी की रणनीति में एक बहुजन एंगल को जोड़ने की भी कोशिश है। वैसे भी योगी और मोदी के मतभेद की खबरों के बीच में केशव प्रसाद मौर्य अगले सीएम के रूप में सामने आए थे। मौर्य ने काफी दिनों तक दिल्ली में डेरा डाला हुआ था, लेकिन आरएसएस योगी के बचाव में उस वक्त खड़ा था। मगर दोस्तों, स्थितियां बदल चुकी हैं, हालात बदले हैं। वक्त का पहिया घूम करके जो ऊपर था वो नीचे पहुंचा, जो नीचे था वो ऊपर पहुंच चुका है। अब इसका एक पहलू यह है कि बीजेपी जो पारंपरिक रूप से जातीय पहचान की राजनीति से दूरी बना करके रखती थी, उसे एक डेटा आधारित सुशासन के नाम पर अपना रही है। यानी जाति जनगणना एक डेटा आधारित प्रक्रिया है, जिसके सामने आने पर भारतीय राजनीति बदल जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति, जिसे अब तक कांग्रेस, सपा, बीएसपी जैसे दलों का क्षेत्र माना जाता रहा, बीजेपी के एजेंडे का भी हिस्सा बनने जा रही है। इसके पीछे की मजबूरी आप जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्त, जो बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम न बीजेपी के अंदर चल रही वैचारिक संघर्ष को दिखाता, बल्कि ये भी संकेत देता कि 2025 के बिहार चुनाव, उसके बाद के चुनाव में जातीय जनगणना एक केंद्रीय मुद्दा बनने वाला है। सामाजिक न्याय, जनप्रतिनिधित्व, हिंदू एकता की परिभाषाएं दोबारा से लिखी जाएंगी। राजनीतिक दल अब उन जातियों को संबोधित करने पर मजबूर हैं जिन्हें वो पहले केवल वोट बैंक मानते थे। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही जल्द से जल्द योगी की कुर्सी ले ली जाएगी, और इसके लिए दिल्ली में फैसला हो रहा है। अब ऐसे में कुछ पेच भी हैं, और जो पेच सामने आ रहे हैं दोस्तों, उससे तो मैं भी अचंभित हो गया। यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लेकर के इस कुर्सी को केशव प्रसाद मौर्य को भी नहीं दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि किसको दिया जाएगा? कौन है वो चेहरा? माना यह जा रहा है कि किसी दूसरे ओबीसी नेता को सामने लाया जाएगा, एक नई लीडरशिप तैयार की जाएगी, जैसा कि मोदी और शाह हमेशा करते आए हैं। मगर क्या मोदी और शाह इस कंडीशन में अब हैं जबकि संघ ने कमान संभाल ली है? क्यों अपने तौर पर लीडरशिप चलाएं? क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने आपको दिखाया था किस तौर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसी टूट-फूट मची हुई है जिसका प्रभाव अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। और ये उत्तर प्रदेश वो जगह जहां पर योगी के खिलाफ एक वक्त में 100 से लेकर के 150 विधायकों ने एक अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर दिया था। तो फिर ऐसी स्थिति में जो मुहर दिल्ली में योगी के खिलाफ लग रही है और केशव मौर्य को भी वो कुर्सी मिलती हुई नहीं दिख रही है, दिल्ली से लखनऊ तक हलचल मचा है, तो फिर वो चेहरा कौन होगा? इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।